हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि वेनेजुएला में अटैक करते हुए जो प्रेसिडेंट मड्यूरो हैं इनको एक्सट्रैक्ट करके यूएस ले जाया गया यूएस मिलिट्री द्वारा। इस पूरे ऑपरेशन में जो वेनेजुएलन मिलिट्री है वो एक्शन के बाहर ही दिखी। इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो भी पूरी तरीके से नाकाम हुए और ज़्यादा रेजिस्टेंस यूएस मिलिट्री को फेस नहीं करना पड़ा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेनेजुएलन मिलिट्री के पास एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं या फिर सर्विलेंस रडार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना इफेक्टिवली जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म किया गया है। तो शोकेस करता है कि एक तरीके से यूएस ने पूरी तरीके से इनको डोमिनेट किया है, जबकि वेनेजुएला के पास S-300 बक और पिचोरा जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। इवन जब रडार की बात आती है तो एंटी स्टेल्थ रडार भी इनके पास है जो कि चाइना ने प्रोवाइड करा है, जैसे कि JY-27 वाइड मैट जो कि VHF बैंड का रडार है। फिर इनके JYL 3D लॉन्ग रेंज एडवांस रडार्स है और JY-11B लो एल्टीट्यूड 3D सर्विलेंस रडार्स है। ये सब चाइना ने इनको प्रोवाइड करा है और ये सब एक तरीके से नाकाम रहे थे। बाकी इनका जो कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क है वो भी पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया था, तो ये कुछ कर नहीं पाए। और अब एक जो नई रिपोर्ट आ रही है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये सब करने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था इनके EA-18G ग्राउलर एयरक्राफ्ट का था, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है और यूएस नेवी के साथ सर्विस में है। तो इस प्लेटफॉर्म की मदद से सीड और डेड ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए, जिसके अंतर्गत जो इनके रेडार्स हैं उनको जैम किया गया और उसके बाद उन पर अटैक करते हुए इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय भी किया गया। तो इतने पावरफुल रडार सिस्टम्स को जैम करना और उसके बाद कम्युनिकेशन को जैम करना, फिर अटैक करना, ये शोकेस करता है कि एस्कॉर्ट जैमर कितने ज़्यादा ज़रूरी है और EA-18G ग्राउलर कितना इम्पॉर्टेंट साबित हुआ है ऐसे ऑपरेशन के दौरान। तो ये चीज़ हम पास्ट में भी कह चुके हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास या इंडियन नेवी के पास डेडिकेटेड एस्कॉर्ट जैमर्स नहीं है। हम रशियन Su-30 MKI को एज एन एस्कॉर्ट जैमर यूज़ करते हैं, पर वहाँ पर लिमिटेड कैपेबिलिटी ही ऐड होती है और अब वो भी आउटडेटेड हो गई है और सीरियस अपग्रेड वहाँ पर रिक्वायर्ड है। इवन जो EA-18G ग्राउलर इस्तेमाल किया गया है इस पूरे ऑपरेशन में, इसमें भी जो जैमिंग कैपेबिलिटी है इसको इम्प्रूव किया गया है। तो शुरुआत में लेगेसी सिस्टम यहाँ पर लगे हुए थे और AN/ALQ-99 टैक्टिकल जैमिंग सिस्टम जो है इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक लो बैंड जैमिंग पॉड है। लेकिन अब इसके साथ में दो नए जैमिंग पॉड इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ALQ-249 मिड बैंड जैमर है। ये AESA जैमर है और 2024 में ही ऑपरेशनल हुआ है और ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो S-300 का एडवांस रडार है वो यहाँ पर टारगेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि एडवांस AESA जैमर्स इस्तेमाल यहाँ पर किए जा रहे थे। तो ये इनका नेक्स्ट जनरेशन मिड बैंड जैमर है। वहीं पर AN/ALQ-99 जो है इसको भी रिप्लेस किया जाना है नेक्स्ट जनरेशन लो बैंड जैमिंग पॉड से। तो ये एक काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है। साथ में यहाँ पर रिसीवर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि AN/ALQ-218 है। ये एयरक्राफ्ट के विंग टिप पर लगे होते हैं। तो एयरक्राफ्ट डेडिकेटेड जैमिंग रोल को परफॉर्म करता है, उसको उसी तरीके से मॉडिफाई किया गया है ताकि इसका खुद का रडार भी जैमिंग पॉड्स के साथ फंक्शन कर सके। तो फाइटिंग कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है इस प्लेटफॉर्म में और ये ज़्यादातर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को कैरी करते हैं इन जैमिंग पॉड्स के साथ। तो इनकी जो इफेक्टिवनेस है ये वेनेजुएला में परफॉर्म किए गए ऑपरेशन में दिखाई दे गई और ये शोकेस करती है कि ये जो डेडिकेटेड जैमिंग प्लेटफॉर्म है कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इवन चाइना द्वारा भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इन जैमिंग प्लेटफॉर्म्स पर और उनके द्वारा J-16 के D वेरिएंट्स बनाए गए हैं और J-15 के D वेरिएंट्स बनाए गए हैं, जो कि एयरफोर्स और नेवी दोनों इस्तेमाल करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया द्वारा भी हेविली इन्वेस्ट किया जाए डेडिकेटेड जैमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि सीड और डेड जैसे ऑपरेशंस आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। ऑप सिंदूर में भी ये चीज़ हमने देखी कि जो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं अगर उनको न्यूट्रलाइज करना है तो स्ट्रॉन्ग जैमिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। आपको एस्कॉर्ट जैमर्स चाहिए, जिस मामले में फ़िलहाल हम पीछे चल रहे हैं। इवन हमारे द्वारा जो जैमर्स बनाए भी जा रहे हैं वो ज़्यादातर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है, जो कि एयर टू एयर ऑपरेशंस में ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे, पर एयर टू सरफेस ऑपरेशंस में उनकी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। ऑल्दो एस्कॉर्ट जैमर्स भी हम ऑपरेट करते हैं। इवन बात चल रही है इजरायली स्काई शील्ड वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक अटैक जैमर्स को इस्तेमाल करने की, पर वहाँ भी लिमिटेड एप्लीकेशन आपको मिलेगी। बहुत ज़रूरी है कि हम डेडिकेटेड Su-30 MKI के वेरिएंट्स को बनाएं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक अटैक रोल के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, जिस तरीके से चाइना ने अपने J-16 को मॉडिफाई किया है, जहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आपको बदलाव करने पड़ेंगे। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में डेडिकेटेड जैमर्स को डेवलप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि जो पुराने सैप 14 और सैप 518 जैमर्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम AES से बेस्ड जैमर बना रहे हैं। इवन एरो इंडिया में ही डेटा पैटर्न्स ने टैलेंशियन नाम का AES से जैमर, जो कि एक हाई बैंड जैमर है, शोकेस किया था और कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि इसकी टेस्टिंग भी चल रही है। लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा, हमें डेडिकेटेड जैमिंग प्लेटफॉर्म चाहिए और ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।